बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहल्ले की लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी। एक दिन एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मैंने उसे अपने देवर के पास भेज दिया कि मशीन ठीक करवा लो, लेकिन देवर ने मशीन ठीक करने के बहाने उसके साथ। मेरा नाम नाज़िया है, मैं शादीशुदा थी। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फ़ैसला किया। अपने जहेज़ की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर साफ़ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई कराने हों वो राब्ता करे। थोड़े ही दिनों में मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लग गई। मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी कर लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। कपड़े सीने की वजह से मेरा घर औरतों से भरा रहता। एक औरत कपड़े देने आती तो दूसरी लेने के लिए आ जाती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसीलिए घर में रौनक भी लगी रहती और इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूँ करते करते मेरा सिलाई का काम बहुत अच्छा चल पड़ा। दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने ज़्यादा कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया। मेरे कंधे मशीन चला चला कर थक जाते, इसलिए मैंने मोहल्ले की 5-6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लीं। मैं उनको साथ साथ सिलाई भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती। वो सब लड़कियां अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। मैंने उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझा दिया। जब इनका हाथ रवां हो गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए देने लगी, मगर वो सब इस काम में नहीं थी, इसलिए कपड़ा कभी मशीन में फंसा बैठती तो किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही ख़राब कर देती। यूँ रोज़ उनकी मशीनें ख़राब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई, कपड़ा फंस गया। मैंने इसकी मशीन को खुद से ठीक करने की कोशिश की, मगर ठीक ना हुई। मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा कि कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आए। वह लड़की अभी जाने ही लगी थी कि मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आया। मैं किचन में उसके लिए खाना गर्म करने लगी, तभी खिड़की से देवर ने देखा कि वो इस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया, इसीलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई तो भाभी ने छुट्टी दे दी। कल मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊँगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है जब घर में बंदा है। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा कि अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मशीन बाज़ार भेजनी पड़ेगी। अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे रख के गिरता पड़ता जाएगा। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर मशीन ठीक करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से देखने लगी, मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, मैं तो इस काम का माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास बैठ के कहने लगी, मुझे एक जोड़ा सिलाई करना है, जल्दी कर दो ना प्लीज़। लड़की की बात पर देवर ने कहा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म किया, बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया कि खामखा देवर पर शक ना करना चाहती थी। अंदर जाती तो देवर ज़रूर मुझसे उलझ पड़ता, मगर काफ़ी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी मशीन ठीक हो गई। ये सुनकर मैं खुश हो गई और हम अपना काम करने लगे।
देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी। उन्होंने बहुत से कपड़े सिलाई करने के लिए दिए थे। मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने इस लड़की की मशीन ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खा के उठा तो कहने लगा, किसी की भी मशीन ख़राब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शोहर शादी के फ़ौरन बाद पैसा कमाने बाहर मुल्क चला गया। मेरा शोहर 6 माह बाद साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर के रहने के बाद दुबई चला जाता। घर में सास ससुर और एक देवर था। वो दिन भर कमरे में पड़े खांसते रहते, मगर देवर बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 19 साल थी। उसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहाँ वो मशीनें ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती कि तुम कम उम्र हो, दुकान छोड़कर पढ़ाई करो, मगर वो कहता घर भी तो चलाना है, सारा बोझ भाई पे क्यों डालूं। भाई बेचारा परदेश में बैठा है, किराए का घर है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूँ देवर सारा दिन दुकान पर रहता, वक्फे वक्फे से घर भी आता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन ख़राब रहती थी। देवर को कहती तो फ़ौरन से ठीक कर देता। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से उसी लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मैंने उसे डांट दिया, कहा कि इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से तो मैं सिलाई सिखा रही हूँ। मेरा गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर उसी वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते देखा तो कहने लगा, अरे भाभी, ये बानो क्यों रो रही है। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए उनसे बेतकल्फी से बात करता था। मैंने कहा, इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, दिल करता है इससे काम से निकाल दूँ, जानबूझकर मशीन ख़राब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, तुम हंस रही हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को डांट दिया। वो कहने लगा, भाभी, इसका कोई कसूर नहीं, आजकल की मशीनें ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो पुराना दौर गया जब नानी मशीन ख़रीदती थी तो उसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज़ 10 नंबर तक मार्केट में मौजूद है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी, भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात करें, आपको गुस्सा दूर हो जाएगा। शोहर का जिक्र सुनकर मैं खुश हो गई और शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरीर था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो यह है कि कई दिनों से मेरे शोहर ने मुझसे बात नहीं की थी। शायद वो मसरूफ़ था, इसलिए मैं रोज़ देवर से कहती थी, मुझे कॉल मिला दो ताकि तुम्हारे भाई से बात करूं। मगर वो हर बार कहता, भाभी, आज पैसे नहीं हैं, कल मिला दूंगा। इस बात को कई दिन हो गए थे। आज जब मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने शोहर से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे 15-20 मिनट लग गए। कॉल कटने लगी तो शोहर कहने लगा, अब्बा से भी बात करा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने शोहर की बात सास ससुर से करवा दी। वो भी राज़ी हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वो तो अभी तक बानों की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। वो दोनों अभी तक अंदर थे। मैं जाने लगी, मगर वो मेरे जाने से पहले ही बाहर निकल आए। मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने देवर के लिए खाना ही गर्म नहीं किया। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। शोहर से बात करने के चक्कर में अपने देवर को अब तक भूखा रखा हुआ था। देवर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर वो कहने लगा, नहीं भाभी, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। मैं सोचने लगी, पता नहीं कहाँ से पेट भर लिया। तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो बानों के साथ सरगोशी में बात कर रही थी। बानो पुरजोश होकर उन्हें कुछ बता रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। बानो, तुम्हारी मशीन ठीक हो गई? मेरे पूछने पर बानो ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात सुनकर सभी लड़कियां काम करने लगी, जबकि मैं काम करते हुए अपने शोहर के बारे में सोचने लगी। मैं उससे कई महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए,
कितना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे घर में देखूं, लेकिन शोहर कहता अभी घर आया तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। मैं जानती थी मेरा शोहर बहुत अच्छा था। वो एक एक पैसा बचा रहा था ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर शोहर की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं चाहती थी कि मेरा शोहर वापस आ जाए, यहीं मेरे पास रहे और मेरे नाज नखरे उठाए, मैं उसकी खिदमत करूं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुपती सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती सास ससुर के हाथ पर रखती थी, वो भी खुश हो जाते और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। मैंने बहुत बार समझाया कि वो मशीन को सही तरीके से चलाएं, मगर रोज़ किसी न किसी लड़की की मशीन ख़राब हो जाती। मैंने सोचा कि मैं खुद ही मशीन ठीक करना सीख लेती हूँ, मगर मैं ये काम सीख नहीं पाई थी। मशीन मेरी सास की थी, वो भी घर चलाने के लिए मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब मेरे शोहर दुबई चला गया, इसलिए मैंने सोचा मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, 4 पैसे घर आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे शोहर ने कॉल की थी। जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ तुम उसके जहेज के सारे कपड़े सिलाई कर दो। मेरे पास उन दिनों कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैंने उससे कहा, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पे सारे जहेज के कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। मोहल्ले की औरत मुझे दुआएं देने लगी, फिर सारे कपड़े मुझे दिए और चली गई। उसके जाने के बाद मैंने लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा, इसलिए तुम सब अपनी मशीनों को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात का जवाब सुनकर एक लड़की कहने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिससे मैं समझ ना सकी। मैं इस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा दो। ये सुनकर लड़कियां बहुत खुश हो गई। दोपहर के वक्त देवर आया तो सब उसके पीछे पड़ गए। वो कहने लगा, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, किसी और से अपनी मशीनें बनवा लो, वैसे भी तुम लोग मुफ्त में मुझसे अपना काम करवाती हो। देवर की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि लड़कियों के मुंह लटक गए। हम तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां खुश हुई तो मेरा देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन को सूट सी देंगे। उस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा और कहा, मैं रोज़ तुमसे किसी न किसी मशीन ठीक करके देता हूँ, तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई करोगी। ये सुनकर मैं हंसी। देवर कहने लगा, तुम सबको इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के कपड़े सिलाई कर देगी। ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंसी और लड़कियों से कहा, मेरा देवर अभी बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर तो इतना लंबा हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि भाभी क्या जवाब देती है। उसे इन सब बातों में मज़ा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि वो अभी कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे शोहर ने मुझसे की थी, मगर ख़राब हालात की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे, यूँ मर मर कर गुजारा करे। इसलिए मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, अगर ये लंबा हो गया तो क्या मतलब है इसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसकी शादी 5-6 साल बाद करेंगे। ये सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो ताकि तब तक मैं देवर का खाना गर्म कर लूँ। ये कहकर मैं किचन में आ गई। सारी लड़कियां बारी बारी देवर के कमरे में जाने लगी। पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, मशीन तो मिनटों में ठीक कर लेता था। उस दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन ठीक कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया।
अगले दिन से मैंने बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर उठाने नहीं दिया। उस दिन देवर भी घर नहीं आया था, कपड़े बहुत सारे थे, मैं खुद भी मसरूफ़ थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द से जल्द काम ख़त्म होते ही मायके चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था। लेकिन मैं उस वक्त परेशान हो गई जब मेरी मशीन ख़राब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मेरी मशीन ख़राब हो गई थी। एक लड़की ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी फिक्र ना करें, आपका देवर मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वो लड़कियां आपस में सरगोशी करने लगी। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से मैं देख रही थी ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से मेरे देवर के आगे पीछे फिरती थी। सारा दिन देवर घर पर नहीं होता था। जैसे ही दोपहर को खाना खाने घर आता था, लड़कियों को पार लग जाते थे। सारे काम छोड़कर बहाने बहाने से उसे देखने लगती हैं। पहले मेरा काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मगर जब से मेरा देवर इन लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, ये लड़कियां मेरे घर आती तो कोई ना कोई खाने की चीज़ दे जाती। मुझे लगा था कि ये सब चीज़ें वो मेरे लिए लाती हैं, मगर अब एहसास हुआ वो चीज़ें तो मेरे देवर के लिए लाती थी। मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा कि मेरी मशीन ख़राब है तो तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने काम पर लग गईं, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतज़ार करने लगी। मगर उसने दोपहर को घर आना था, तब तक मुझे उसका इंतज़ार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मोबाइल चलाना जानती थी। मैं इस वक्त फारिग बैठी थी, किचन में जाकर सब्ज़ी उठाई और लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैंने बहनों को एक लड़की के कान में ये कहते सुना, काश भाभी के बजाय आज मेरी मशीन ख़राब हो जाती। उसकी ये बात सुनकर दूसरी लड़की मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं नासमझी से बानों का चेहरा देखने लगी। मुझे याद आया कि सबसे पहले बानों की मशीनें ख़राब हुई थी और मेरे देवर ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे बहुत ही हैरान परेशान कर दिया। मैं इस वक्त फारिग बैठी थी। दोपहर हुई तो देवर घर आ गया। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। देवर ने जो ही घर में कदम रखा, मैंने उससे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन ख़राब हो गई है, जल्दी से इसे चेक कर दो। मैंने इसकी तरफ इशारा किया जहाँ मेरी मशीन थी। देवर ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उससे कहा, मेरी मशीन तो बिल्कुल ठीक थी, मगर चलते चलते ख़राब हो गई, इसके अंदर कपड़ा फंस जाता है। देवर ने मशीन चलाकर देखी तो कहने लगा, आपकी मशीन को जंग लग चुका है, रवां करना पड़ेगी। मैं इस बात को नहीं समझी कि मशीन रवां कैसे होती है, इसलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। मुझे बहुत से कपड़े सिलाई करने थे। मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े लेने आएगी। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों लेती हैं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहकर देवर मेरी मशीन के पुर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, भाभी ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलें। देवर की बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं। मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने बताया था ना, अंदर कमरे में सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने कहा, मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप अकेले नहीं उठा सकते। अगर मशीन ठीक करवानी है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाएं, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने मजबूरन देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। वहाँ जब गई तो उसने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन से उसके कमरे से बाहर आ गई। मेरा देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें ये बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगे कि बच्चा है इसलिए ऐसी बात कही, हम उसे समझाएंगे।
मैंने सास ससुर से कहा, आपका बेटा बच्चा नहीं है बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वो कोई गलती कर बैठे हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, उसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, आप इसकी फिक्र छोड़ें। आप जिसको बच्चा कह रही हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैंने बानों के बारे में सास ससुर को बताया तो सास मुंह में उंगली लेकर हैरान और परेशान मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से बानों से शादी के बारे में पूछा। वो तो जैसे इसी लम्हे का मुंतज़िर था। उसने शुक्र भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ़ौरन हाँ कहती। मैं अगले ही दिन बानों के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी इनकार ना किया और यूँ 6 माह के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस वाक़ये ने मुझे यही सिखाया था, लड़का हो या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसाइल जन्म लेने लगते हैं। बानो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई थी तो हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे। यूँ हमारे घर की आमदन दुगनी हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।